नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा खास करके दिल्ली वासियों से जुड़ा हुआ। दिल्ली सरकार एक बार फिर से एक नई पॉलिसी लाती है और दिल्ली के जो एलजी हैं और आम आदमी पार्टी फिर से आमने सामने हो जाते हैं। इस बार मुद्दा है सोलर पावर का, जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, दूसरी तरफ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो सोलर पॉलिसी है, मैं पूरे देश को कहूँगा कि देश को इनवाइट करूँगा कि उस सोलर पॉलिसी को पढ़े। वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एडवांस्ड पॉलिसी है जो दिल्ली नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को पूरे देश में लागू करने के लिए विचार करना चाहिए। तो देश की तो छोड़ो, दिल्ली में अगर हो रहा है तो कम से कम दिल्ली में तो करने देते। इस मौके पर फाइल को वापस भेजना सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता से पहले सोलर पॉलिसी को रोकने का प्रयास है। जो भी सरकार की जनहित की पॉलिसीज हैं, उन सब पॉलिसीज को रोका जा रहा है। चाहे पानी बिल माफ़ी योजना हो, चाहे सोलर पॉलिसी की योजना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने स्वार्थ में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो जनता के हित के कामों को भी रोके। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, जल्दी से सभी का तारुफ करवा देते रहेंगे। शबनम खान हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, शैलेंद्र दुबे जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। संजय जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। संजय जी, एक बार फिर से एक नए मुद्दे पर, एक अलहदा मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने राजधानी दिल्ली में नजर आ रहे हैं। मुद्दा है इस बार सोलर पावर का, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एलजी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एलजी साहब तो उतना ही निर्णय लेते हैं जितना उनके पास में इंस्ट्रक्शन आता है। एलजी साहब कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, और राजनीति क्यों करेंगे। अब मान लीजिए कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, उनके लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, उनके लिए व्यवसाय का व्यवस्था करना, उनके बारे में सोचना। अब उसके अंदर यदि कहीं डेवलपमेंट की बात आ रही है, उस पर टकराव क्यों? यदि मोदी जी की का विजन बिल्कुल क्लियर है, यदि बीजेपी भी वही काम करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा फ्री की बात यदि हो रही है तो संविधान अलाउ करता है कि देश के अंदर सभी नागरिकों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो शिक्षा यदि अरविंद केजरीवाल, आज देखिए सबसे बड़ी टकराव का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि आज़ादी के बाद से देखिए कांग्रेस शासन में रही है। कांग्रेस से टूटकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, वो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती रही है देश में। लेकिन यदि हम 2013 को देखते हैं, 2014 को जब देखते हैं, तो एक आम आदमी पार्टी जब आती है तो वो बात करती है शिक्षा पे, वो बात करती है स्वास्थ्य पे। ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो कह रही है कि नहीं, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबका स्वास्थ्य का इलाज, सही इलाज होना चाहिए, सबके लिए नौकरी व्यवसाय होना चाहिए। फिर इस पर टकराव क्यों है? वो तो आप कह रहे हैं कि वो जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं इस पॉलिसी के जरिए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, तो ऐसी तो जांच कर लीजिए फिर सारे कंपनियों का, फिर तो कोई सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। यदि अड़चन ही डालना है, यदि मोदी सरकार कोई टेंडर दे रही है तो मोदी सरकार टेंडर करके राष्ट्रपति जी का एक इंटरवेंशन उसमें आ जाए कि भैया नहीं, ऐसा तो इसमें घोटाला हो जाएगा, फिर कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी। काम करना और जहाँ पे काम होगा उसकी समीक्षा करना, ये सरकार का दायित्व है, उसके कैबिनेट की जिम्मेदारी है। आप काम होने दीजिए। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जिसका कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगा नहीं और जिसकी जांच हुई नहीं। हाँ, एक अलग बात है कि एक भी एक अन्य अभी तक रिकवर हुआ। ठीक है, शबनम खान, शबनम सामने रिपोर्ट पेश की गई है और उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं।
उनका सवाल है कि इसके जरिए तो एक निजी कंपनी को, सवाल के साथ ये आरोप भी है कि फायदा पहुंचेगा, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि इससे बिजली का बिल जीरो कैसे होता है, ये भी तो समझाइए। तो इन सब सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, दिक्कत क्या है? देखिए, केजरीवाल जी को किसी सवाल का जवाब देने का मतलब ही नहीं है। वो ना सवाल के जवाब देना चाहते हैं, ना उनको किसी जनता से लेना देना है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि मैं कुछ ऐसी चीज कहूं जिससे जनता को लगे कि मेरे हित में लाए थे और बीजेपी ने या एलजी ने रोक दिया। आप देखिए कि भाई को थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। भाई एलजी को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मोहरा, तो यानी आपने सारी जिंदगी मोहरे बना के रखे थे एलजी को। अगर आपको पता है कि एलजी इस तरीके से काम करते हैं, तो एलजी पे आपको यकीन नहीं, किसी आयोग पे आपको यकीन नहीं, सिर्फ केजरीवाल पे आपको यकीन है। क्यों? केजरीवाल से बड़ा झूठा आपने कहीं देखा है? बच्चों की कसम खा के कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं, बच्चों की कसम खाने के बाद। और दुनिया भर की चीजें पर हम सब देख ही रहे। पानी, मतलब कह तो रहे थे हम एकदम इनकलाब जिंदाबाद, हमने सोचा भाई कोई इनकलाब ही आने वाला होगा, शायद इनकलाब आया, भ्रष्टाचार का इनकलाब आया, शराब माफियाओं को सहयोग देने का इनकलाब लेकर आए। तो भाई थोड़ा सा आपने केजरीवाल जी से कहिए, जो सवाल पूछता है कोई जवाब तो देने वाले बने, सिर्फ जवाब दे दीजिए, फिर कोई भी इनको तंग नहीं करेगा। अभी आपने ही बताया ना कि एक सवाल हुआ है, सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो आप लोग? आप तो शीला दीक्षित के खिलाफ भी लेके घूमते थे, ये रहे कागज, ये रहे कागज, मेरे आते ही शीला जी जाएंगी जेल में। शीला जी कहाँ गई? अलायंस में फिर मतलब चलिए आप और मैं दोनों मौसेरे भाई, आप भी चोरी करिए हम भी चोरी करें, शीला जी के साथ आप मिल गए, तो आपको थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए भाई। ठीक है, मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि एक जमाना था जब वाकई अरविंद केजरीवाल शीला जी के ऊपर सवाल उठाते थे, वो पुलिंदा लेकर घूमते थे कागजात का। आज जब उनके ऊपर सवाल उठते हैं तो सवालों का जवाब देने के बजाय वो इसको ऐसा मूवमेंट क्यों बना देते हैं जिससे लोगों की सिंपैथी गेन हो? नहीं, सवाल ये नहीं है कि शीला दीक्षित की फाइल थी। सवाल अब ये है कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कार्य नहीं किए जा रहा है। 2.5 करोड़ देश की दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट किया, न कि एलजी को वोट किया। एक बात। दूसरी बात, केंद्र शासित जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, दिल्ली में भी कई अलग दल की सरकारें चली हैं, तो उस टाइम तो कोई किंतु परंतु नहीं था। तो मैं समझता हूँ इनके आपसी में आपस समन्वय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तो ये नुकसान किसी का नहीं है। नुकसान अगर है तो दिल्ली के जनता का है, आज नुकसान है तो दिल्ली के युवाओं का है, आज नुकसान है तो दिल्ली के व्यापारियों का है। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां आपसी रंजिश के वजह से दिल्ली का ही नुकसान करने पे तुली है। तो मैं समझता हूँ कि एलजी जी को समझना चाहिए और श्री अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए और आपसी समन्वय बना करके काम करने चाहिए। आप देखिए हमारे सवाल पूर्ण, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, उस टाइम में शीला दीक्षित जी की मुख्यमंत्री थे यहाँ के, किस तरीके से आपसी समन्वय था। मेट्रो का काम हुआ, कई ऐसे काम हुए, कई ऐसे विकास के काम हुए जो आज सराहनीय है। तो मैं समझता हूँ समन्वय इन दोनों का ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ शैलेंद्र जी, कहा जा रहा है कि दिल्ली वासियों के लिए कदम उठाया जा रहा है, सोलर जो पैनल्स लगवाए जाने की बात हुई या पॉलिसी आई या जो भी प्लानिंग हो रही थी इसको लेकर के, सब कुछ दिल्ली वासियों के भले के लिए हो रही थी। तो अगर अब नुकसान हो रहा है तो नुकसान कैसे हो रहा है ये भी तो बताया जाए। वाकई नुकसान हो भी रहा है या फिर सिर्फ बातें बनाई जा रही है? वाकई कहीं एक निजी कंपनी को फायदा तो नहीं पहुंचाया जा रहा है? अजय जी, जो अभी मेरे से पहले मित्रों के द्वारा जो बात कही, मैं उससे आगे की बात करना चाहूँगा। मैं एक प्रसंग है, जब एक विधेयक आता है विधानसभा के अंदर, एमएलएस की सैलरी को रिवीजन के लिए विधेयक आता है, किसी भी दिल्ली वासी के द्वारा एक भी कंपनसेशन की खबर आती है क्या? किसी आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि नहीं मेरी फाइल रोक दीजिए। अरे जब एलजी को अगर आपसे कोई दिक्कत हो तो आपके जो वित्तीय विधेयक, जो खुद के जो सैलरी वाला विधेयक है, उस पर कुछ प्रश्न खड़ा करते, एक भी खबर नहीं आपने सुनी होगी। दूसरा, जो हमारे मित्र ये कहने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रपति का उदाहरण दे रहे हैं। अरे राष्ट्रपति भाई साहब कौन से टेंडर पे साइन करता है? और एलजी जो है सरकार का हिस्सा है। आप पढ़िए पहले, जो है जानकारी है नहीं, कुछ भी बोलना है जो है बस कि जनता ने चुन दिया। अरे चुन दिया ठीक है, लेकिन एलजी सरकार का हिस्सा है, एलजी अलग नहीं है, अन्य प्रदेशों की तरह राज्यपाल नहीं है। तो जो संविधान में लिखा है उसको ही मानना पड़ेगा। अब पूर्व में जब कांग्रेस की मुख्यमंत्री होती थी, केंद्र में आपकी भाजपा की सरकार थी, तब तो इतना आपको टकराव नहीं देखने को मिला, क्योंकि तब जो लोग बैठे थे वो तुलनात्मक इनके थोड़ा समझदारी से काम कर रहे थे। उनको पता था कि हमारी जो शक्तियाँ क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। अब ये भाई साहब जो है वो तो कहते हैं नहीं, अगर इनका बस चले तो ये तो पता नहीं जो है कहाँ से कहाँ, इंडिया के बाहर भी जो है कहो डोनाल्ड ट्रंप और जो अभी मौजूदा है जो बाइडेन वगैरह, उनके भी अधिकारों में प्रश्न खड़ा कर दें। इनका तो मतलब अनलिमिटेड है मामला, जो इनका एक ही है, न खाता न वही, जो मैं कहूँ वो सही। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना।
अब लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, संविधान, ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके और कुछ भी बोलना जो है। अरे लोकतंत्र की आप बात करते हो तो लोकतंत्र में विधायिका भी अंग है, न्यायपालिका भी अंग है, आपका कार्यपालिका भी उसका अंग है। आप जो है न्यायालय का कितना सम्मान कर रहे हैं जरा बताइए ना। क्या न्यायपालिका लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? 7 बार आपको सम्मान आ चुका है। आप न्यायपालिका की जरा भी शर्म है आपको? आप क्यों नहीं उसकी कार्रवाई ज्वाइन करते जो है? तो सबसे बुनियादी प्रश्न ये है, जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस तरह के चीजों को अपनाने का प्रयास करता है तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके तुलनात्मक ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक। ठीक है अनिल गर्ग में बाकी जगहों पर ऐसा नहीं होता, लेकिन दिल्ली में खासकर ऐसा होता है। हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी होती है और बीच में बेचारी दिल्ली वाली फंसते हैं। देखिए, दिल्ली का बता रहे थे, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर संवैधानिक मुखिया कोई मानेंगे तो दिल्ली का एलजी ही संवैधानिक मुखिया है, इसलिए तो उनके पास उनकी परमिशन के लिए जाना पड़ता है। अन्य राज्यों में तो ऐसा नहीं होता। एलजी को हर मुद्दे पर ऐतराज होता है। नहीं, दूसरी बात देखिए, ऐतराज की बात नहीं है। एलजी के पास फाइल गई। देखिए, पहली बात ये, सोलर पॉलिसी है किसकी? सोलर पॉलिसी अखिल भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी को लेके आए हैं। उनका मानना है कि 1 करोड़ घरों में अगर सोलर एनर्जी यूज होगी तो भारत आत्मनिर्भर भी होगा और बल्कि सोलर में। फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि निजी कंपनी को फायदा पहुंच रहा है? आगे सुनिए ना। उसके बाद उस पॉलिसी में इस केजरीवाल सरकार ने अपनी तरीके से अमेंडमेंट किया और फरवरी माह में इसी महीने उन्होंने एलजी के पास भेजा। एलजी ने उस पॉलिसी को रोका नहीं है, उसमें कुछ क्वेरीज दी है। अगर कुछ क्वेरीज है और तो उस क्वेरीज का अगर उसको उत्तर चाहिए तो आप जनता में इस तरह से क्यों पेश कर रहे हैं कि पॉलिसी रोक दी है, जनता के हित में पॉलिसी दी? वो संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी लाए थे, क्लीन एनर्जी पॉलिसी लाए थे और एलजी ने रोक दिया। रोकी नहीं है उन्होंने। उनके पास फाइल गई, उन्होंने फाइल पढ़ा, उनके कुछ क्वेरीज है, उन्होंने क्वेरीज के लिए फाइल वापस भेजी है। आप क्वेरीज का उत्तर दीजिए, फिर वापस। ठीक है, इस सवाल में तो लॉजिक है, कोई उसमें संशय वाली बात नजर नहीं आ रही है संजय जी कि कुछ सवाल उठाए गए हैं, कुछ क्वेरीज हैं, उनको दूर कर दीजिए, मसला हल हो जाएगा। आप ऐसा क्यों पेश कर रहे हैं कि पॉलिसी को रोक दिया गया है? नहीं देखिए, अभी 2-3 बातें आई हैं, तीनों बातें पढ़ा लिखा अनपढ़ का भी बात आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई चौथी पास राजा नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एलजी का आना और रोकना और राष्ट्रपति की जो मैंने तुलना दी, इन साहब को जरा समझाइए कि संसद के अंदर बनने वाली हर कानून पे मुहर ही राष्ट्रपति का लगता है। यदि राष्ट्रपति का शासन नहीं और मुहर नहीं लगे तो कानून ही नहीं बनता है। इनको जरा बताइए, पढ़ लिख करके आया करें। किसी को काउंटर करने से पहले जरा पढ़ लेंगे जरा कि राष्ट्रपति कहाँ से आते हैं बीच में। दूसरी बात मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो एलजी को टारगेट करने की बात आई है, एलजी को कोई टारगेट नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ एलजी खुद टारगेटेड हैं। वो खुद आ रहे हैं बीच में। क्यों आ रहे हैं? इस एलजी साहब से पहले जरा बताइए कौन सा टकराव था? यदि कोई एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार का टकराव हुआ तो आप बताइए। इस एलजी से पहले इस एलजी साहब को सोच समझ के बैठाया इसीलिए गया था कि भैया दिल्ली में तो पांव जम नहीं पा रहा है, केजरीवाल तो हिल नहीं पा रहा है, तो भैया क्या करें? तो एलजी साहब अब तुम जाओ और गलत सलत आरोप लगाओ और लगा करके गुमराह करो, गलत संदेश जनता में भेजो। मेरा सवाल गलत है, न्यायालय का सम्मान नहीं हो रहा है। ये साहब को ये भी बताइए, न्यायालय से डेट 16 मार्च का है, कोर्ट ने 16 मार्च को बताया है। या परसों के स्पीच में अरविंद केजरीवाल का सिर्फ 5 मांग है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर दे, कांग्रेस पूरा कर दे। अगले का खुला ऐलान है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जनता का जो संवैधानिक हक है आप उसको कानून बना करके जनता को दे दीजिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा। अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? ठीक है, शबनम जी से जवाब ले लेते हैं, फिर जनता का रुख करेंगे। शबनम जी, आपका जवाब। नहीं, ये हर बात में इनको मोदी जी पेट दर्द है, मोदी जी कैसे हटेंगे? हाय मोदी जी ने कर रखा है देश को आगे बढ़ाने की तरफ काम। मोदी जी कर रहे हैं देश को एकजुट करने का काम। मोदी जी कह रहे हैं कुरान भी पकड़ो, कंप्यूटर भी पकड़ो, किताब भी पकड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों आओ गले लग जाओ, मैं आगे लेकर चलूंगा। ये दर्द है इनको। बात कहाँ की है केजरीवाल और एलजी की? ये कहाँ पहुंच जाते हैं? मोदी जी के पास। बात किसकी है? एलजी की। एलजी क्या काम नहीं करने दे रहे? चलिए गिनाइए, क्या काम नहीं करने दिया एलजी ने अभी तक? आप सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। एलजी कहते हैं कि जो देश का कानून कहता है, जो दिल्ली का कानून कहता है, उस पर काम किया जाएगा। एलजी तो यही कहेंगे ना, कानून के हिसाब से चलेंगे। आपकी तरह थोड़ी है एलजी कि जो मर्जी आया टोपी के नीचे कागज लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पकड़ेंगे नहीं, अलायंस करेंगे। और आप एलजी पर ब्लेम कर रहे हैं ना। भाई इधर देखिए, भाई इधर सुनिए। आप सुन रहे हैं? आप क्यों नहीं सुनते हैं? आप यही
नहीं, केजरीवाल की पार्टी वाले भी ऐसे ही हैं। मैं सब गलत काम करूंगा और कान पे जू नहीं रेंगेगी, कान पर जू नहीं रेंगेगी, इनके कान पर इसलिए जू नहीं रेंगेगी, मोदी जी से पेट दर्द, बस मोदी जी पेट दर्द, मोदी जी का ठीक है, ठीक है। अब जनता की बात सुन लेते हैं। जनता इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचती है, क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है? हमारा संजय भाई साहब ने बोले जो अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहा। भाई साहब शीश महल कैसे बन गया, आपको शराब नीति कैसे लागू हो गया था। अब यही अरविंद केजरीवाल से मैं पूछ रहा हूँ, ये पानी फ्री कर रखा है, जल बोर्ड इनका अंदर में है, अब फ्री भी यही किया था, अब सरकार में यही है, बिल कहाँ से आ रहा है? वही अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है, भाई साहब बिल कहाँ पर भर रहा है? तो बोलता बिल फाड़ दो, बिल फाड़ दो, हमारा एमएलए बनाओगे तो फिर बिल फाड़ दो, और नहीं तो बिल वो कर दो। ये अरविंद केजरीवाल जो बोले थे, जो कांग्रेस के जो नेता है वो कचरा पार्टी है, हम कचरे को अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, आज कचरे के ढेरी में जाके मिल गए, इन पे क्या भरोसा हम करें? महिला प्रचार महोदय यही पंजाब में बोले थे, जब कैप्टन अरविंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बोला मैं मिनटों में एमएसपी लागू कर दूंगा, मिनटों में। आज वहाँ पे सीएम है, एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहा है? किसान को रोड पे बैठा क्यों रखा है? इन लोगों को आधी बातें तो पता नहीं है। मैक्सिमम लोग एमएसपी की बात करते हैं या जीडीपी की बात करते हैं। इनसे एक बार ये पूछ ले, हम वोट दे तो किसे दें? जो जाति की बात करता है उसको वोट दें। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मोदी को वोट दे रहे हैं। रियलिटी इज दिस, ऑप्शन नहीं है कोई मोदी का। एग्जैक्टली। अदरवाइज जिसको देखो वो जातिगत जनगणना करनी है, किसी को कोई काम करना है, जो मूलभूत काम है उसे कोई नहीं करना चाहता। डिजिटल इकोनॉमी करनी है, डिजिटल इकोनॉमी करने के लिए लोगों के पास इकोनॉमी तो होनी चाहिए, पैसा तो होना चाहिए, पैसा है ही नहीं किसी के पास में, कोई काम ही नहीं करना चाहता। ठीक है, 2024 के इलेक्शन से पहले शैलेंद्र जी, जनता के बीच से ये बात उठ रही है कि भैया हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि मोदी के अलावा भी किसी और को चुनो, तो हम किसको चुने? ऑप्शन तो हो मोदी जैसा कोई बात है। और मेरा ये मानना है कि परिवर्तनशील संसार के अंदर जितने भी विषय हैं वो कोई भी अपने में परफेक्शन नहीं हो सकता। अभी आपको फैसला लेना है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर लेना होता है। मान लीजिए हम पैनल पे 6-7 लोग खड़े हुए हैं, तुलनात्मक हम सबके अगर डिमेरिट्स आपके अंदर ज़्यादा है तो यही कहा जाएगा आप अच्छी व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई डिमेरिट नहीं है। तो उसी तरीके से तुलनात्मक जितने भी जो दल हैं अन्य दलों के मुकाबले, जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। पहले से जो ग्रे एरियाज हैं उन पे कंट्रोल है, और जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उन पे पेस जो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहले जो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पर डे जो कंस्ट्रक्शन होता था रोड का, जो हाईवेज का जो है, उससे लगभग 3 गुना अभी हो रहा है। जो तो इस तरह तमाम चीज़ें, अर्थव्यवस्था पहले जो 10वें नंबर पर थी आज जो है 5वें नंबर पर। और जहाँ तक ये अलायंस की बात की है, तो निश्चित तौर पर ये चूँकि राष्ट्रीय चुनाव है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपको मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो आप सारे दल इकट्ठे हो जाइए और अपना एक संयुक्त प्रत्याशी खड़ा कर दीजिए। उसके बाद फिर अगर आप ये बात कहेंगे ना कि देखो जी मोदी जी के खिलाफ इतना वोट मिला, तो सब मान लेंगे आपकी बात को। अब ये क्या है कि सारे अभ्यर्थी, जैसे कोई एग्जाम होता है ना, अलग अलग तो एग्जाम देंगे जाके, जो उसके बाद जो टॉप करेगा ना उसके बोलेंगे अरे देखो जी इससे हमारे सबके नंबर जोड़ लो और इससे हमारे नंबर ज़्यादा हैं। किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ देर पूर्व में जो है कानून और जो है पॉलिसी की बात की, तो अब इसके आगे तो मैं क्या कहूँ, उनको बस यही कह सकता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे। अनिल गर्ग जी, बहुत सारे सवाल उठते हैं दिल्ली की सरकार के ऊपर। हर मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने होती है, फिर भी केजरीवाल ने 2-2 बार दिल्ली में ही सरकार बना ली। देखिए ऐसा है, दिल्ली के लोकप्रिय सरकार है केजरीवाल सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण कुछ भी हो दिया तो जनता ने वोट है, चाहे वो फ्री बिजली के कारण दिया हो, पानी के कारण दिया हो, दूसरे लोगों की चीज़ों के कारण दिया हो, या उनको लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में ऐसा नेतृत्व नहीं है जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके। कारण कुछ भी हो, लेकिन सवाल है केजरीवाल यहाँ रुकना नहीं चाहते। केजरीवाल की जो अपेक्षाएं हैं, जो सोच है, जो जरूरत है, वो प्रधानमंत्री बनने की है। इसलिए उनको दिल्ली भा भी नहीं रहे, और जिन कारणों से वो दिल्ली के लाए थे उनको चाहते भी नहीं। तो इसलिए उनकी सोच के अलावा ये काम नहीं हो रहा। जहाँ तक वो कानून की बात है, देखिए दिल्ली का जो कानून है वो 1993 में बना एनसीआर को लेके। ये पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ की जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च ताकत वो एलजी के पास है। उनको भी अच्छे से मालूम है। शीला दीक्षित सरकार 15 साल सरकार चला गई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मालूम था कि एलजी का रूल क्या है, मेरा रूल क्या है। केजरीवाल को मालूम है सारी बातें, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जनता को एक तरफ उनको लग रहा है कि ये जो मैंडेट मुझे मिला है इसके बदले में जनता को कुछ भी कहूँगा जनता मान लेगी, लेकिन जनता समझदार है, जनता को मालूम है। इसलिए आप ये देखिए, जब भी दिल्ली में पार्लियामेंट चुनाव होते हैं 7 की 7 सीट बीजेपी को मिलती है। केजरीवाल को क्यों नहीं मिलती? अगर केजरीवाल अकेला लोकप्रिय हो तो
क्योंकि लोगों को लगता है, दिल्ली की जनता को लगता है कि जो छोटी बातें हैं, जो बिजली, पानी, सीवर और आपकी गलियां हैं, एजुकेशन है, ये शायद केजरीवाल ने जिस तरह से वादे किए थे शायद ये निभा दे। पंजाब में भी केजरीवाल की ही सरकार बनी। बात नहीं, देखिए पंजाब में जो केजरीवाल की सरकार बनी उसके अलग अलग कारण है। एक बड़ा कारण अभी जनता ने बताया, एमएसपी को लेकर उसका बहुत बड़ा बयान आया था 2022 के अंदर सरकार बनने से पहले कि जैसे आम आदमी, चाहे जो रहे, नजर तो परिणाम पर रहती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, परिणाम पे नजर रहती है, लेकिन उसके कारणों में जाना जरूरी पड़ेगा। देखिए जनता वोट किस बात पे देती है? जब चुनाव से पहले आप जो वादे करते हैं, जो जनता को बताते हैं हम ये आएंगे तो ये करेंगे, जनता को किसी का वादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें कहीं ना कहीं जो केजरीवाल की सरकार है वो लोगों के दिलों को जीतने में सफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लौटूंगी मैं आपके पास। अनिल जी लौट रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास। मुन्ना जी एक बार जवाब ले लेते हैं। बात बिल्कुल जायज है, हर बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल दल से यदि कोई व्यक्ति आएगा वो हर जगह राजनीति करेगा, वो जनता के बीच बात करे, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे मोदी जी हो या कांग्रेस हो, कोई भी दल है, वो जनता में जा रहा है और राजनीति कर रहा है। स्वाभाविक है, राजनीति करेगा, वोट की राजनीति करेंगे, सत्ता में आने के लिए राजनीति करेंगे। लेकिन यदि आप सामने वाले पे एलिगेशन देते हैं तो जरा अपने पीछे का पृष्ठभूमि भी देखेंगे। 2014 का एक स्पीच बताऊं जो मोदी जी ने पहली बार 14 में किस मुद्दे पे जीत कर आए थे। मैं बात करता हूँ, आप एक परिवार को नौकरी दो, हर परिवार को शिक्षा दो, हर परिवार को इलाज की व्यवस्था करवाओ। ये बात नहीं होगा, ये बात केजरीवाल करेगा तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। पंजाब में सरकार किसी कारण से बन गया तो देश की सरकार कैसे बनी? वो भी किसी कारण से बनी, वो भी एक्सीडेंटल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ लोगों का बहुमत है, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता का बहुमत है, इसलिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। भगवत मान को पंजाब के लोगों का बहुमत है, इसलिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री है। जनता की बात कर लेते हैं। जहाँ तक कि सर की मैं बात करूँ कि पंजाब में सरकार या दिल्ली की सरकार है, पहले मैं आपके आंखों के सामने से चश्मा हटा देना चाहता हूँ। डेवलपमेंट में नहीं है, फ्री का चप्पू जो दे रहे हो ना, बिजली पानी, वहाँ फिसल रहे हैं। और आपके सीएम साहब पहले वो भी फिसल रहे थे। फ्री का लालच बंद करो, योगी जो तो नहीं दे रहे, वहाँ पे कैसे आ रही है उनकी 80-70 सीट? जवाब सर, जवाब। रही आपका डेवलपमेंट की बात, जितना डेवलपमेंट दिल्ली में और हम देख रहे हैं हम उसको भी, जितना डेवलपमेंट और स्टेट में वो भी देख रहे हैं। रही आपकी जितनी भी ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी वो एमएसपी की बात है, ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं, मांगने के तरीके से मांगा। गुंडागर्दी से कौन कह रहा है? ठीक है, गुंडागर्दी नहीं चलने वाले। 1.5 साल बुलाए थे, NH-44 कैसे बंद करी थी, क्यों घेर दिया था? भगवंत मान और केजरीवाल जी कहते हैं अन्नदाता क्या फ्री में अन्न दे रहा है देश को? उसका एमएसपी ले रहा है, गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है जी, इनको चाहिए उसकी भी गारंटी। गवर्नमेंट कहती है अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं तो अगर आपको 120 रुपए के बाहर से मिल रहा है वहाँ पे ले दो। ये कहते हैं 120 रुपए हमें गवर्नमेंट दे दो, 150 की डिमांड बाहर से करें। ये उनका सपोर्ट करते हैं। इस बात पर ऐतराज है इनको, बोलिए। दिल्ली बड़ी बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। अरे भैया, आप में इतनी नैतिकता है, आपका मौजूदा विधायक को न्यायालय में दोषी ठहराया जाता है, और किस मामले में? टैंकर माफिया के उसमें एक डॉक्टर आत्महत्या कर रहा था, लिखित में आपका एमएलए पकड़ा जाता है। आपका मुख्यमंत्री कब देगा इस्तीफा? और बताए इस्तीफा देकर विधानसभा भंग कब करेगा? और इतना नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाले हैं तो आए विधानसभा, लोकसभा के साथ विधानसभा करके दिखाए। दिल्ली के आज युवा, दिल्ली का बुजुर्ग परेशान है, त्राहिमाम है। दिल्ली की जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आपको ऐसा करप्शन बढ़ाएंगे, और करप्शन के खिलाफ आए थे तो आप करवाए चुनाव। ठीक है मुन्ना खान जी, इससे पहले शराब घोटाला, दवाई घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर सीबीआई की टीम, ईडी की टीम, मंत्री हैं दिल्ली सरकार के जो अभी भी जेल में हैं और उनको कोर्ट से जमानत यानी कि अदालत से जमानत तक नहीं मिल रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर के कटघरे में आती है। ऐसे में अपने दामन को पाक करने के बजाय, साफ करने के बजाय ये सिंपैथी क्यों गेन करने में लग जाते हैं? जवाब दीजिए ना, आप बच जाएंगे। देखिए, ईडी के द्वारा जो अभी कानून आए थे कि बगैर इजाज़त के या बगैर ईडी के सहमति के अदालत जमानत नहीं दे सकती, तो उस कानून के तहत इन्होंने अंदर किया। प्रूफ या प्रमाण की बात करूँ तो मैं समझता हूँ प्रूफ है, न प्रमाण है। दूसरा सवाल है कि घोटाले हुए, तो घोटाले बार बार कहे जा रहे हैं कई मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जनता के द्वारा, लेकिन वो घोटाले साबित नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पहुँच नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि जब बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है आपको किसने रोका है? आपके पास सारा दल फौज है, अरविंद केजरीवाल बाहर क्यों है? उसे अंदर होना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार भी डरती है। क्यों? शिक्षित मुख्यमंत्री है, पढ़े लिखे हैं, इन्हें पता है
सारे कानून धाराएं पता है, इसलिए इस पर हाथ नहीं डालती। नो समन, ईडी के नो समन के बाद मेरी जानकारी में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप ही आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर लगे। आप कह रहे हैं कि बाकी एजेंसीज जो है वो केंद्र की सरकार जो है डरती है और इसलिए इनके ऊपर हाथ नहीं डालती है। सबसे ज्यादा पूछताछ, सारी रेड, सारे जो मंत्री है दिल्ली सरकार के ज्यादातर वो जेल में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि वो लोग डरते हैं। नहीं, मंत्री जेल में बैठे, मैं क्या तो ना, फिर अरविंद केजरीवाल जी बाहर क्यों है? बार बार कह रहे कि 9 ईडी के समन आ गए, 9 बार ईडी ने बुला लिया, वो नहीं पहुंच रहा। आखिर वजह क्या, क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि जो इनका समन है उसमें कहीं ना कहीं किंतु परंतु है। क्योंकि वो बार बार पूछ रहे कि समन किस बारे में है, किस लिए समन है, समन के अंदर आप क्या पूछना चाहते हो, किस हैसियत से, क्या धारा है, तो ये बता ही नहीं पा रहे। तो अभी मोदी मोदी गुणगान गाते रहो। आप लोग भी तो नहीं बता पा रहे, आप लोग भी तो नहीं बता पा रहे कि सोलर पॉलिसी अगर आप लाए हैं तो उससे जो बिजली बिल है वो जीरो कैसे होगा और क्या किसी निजी कंपनी को फायदा तो नहीं पहुंचेगा, ये क्यों नहीं बता पा रहे आप? देखिए, निजी कंपनी की बात करूं तो सोलर जो है वो किसी विधायक, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आवास में नहीं बनता, कंपनी के यहाँ ही बनता है। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार की नीति और नियत है केजरीवाल की, तो सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पास वो वेरिफिकेशन करवाए, जांच करवाए, पहले काम तो करने दें। एलजी के द्वारा काम क्यों रोका जा रहा है? दूसरी बात, अभी साहब कह रहे थे नहीं एलजी पारदर्शिता नहीं है। शाम के टाइम गृह मंत्री ऑफिस में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वही सुबह एलजी बोलता है। मैं ये कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि आप बताइए, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मदन लाल खुराना धुर विरोधी कहे जाने वाले शीला दीक्षित के वो एलजी थे। चौमुखी विकास हुआ नहीं हुआ, जहाँ भी खड़े, अब 2 किलोमीटर आगे बाएं दाएं दिखे चमचमाती सरकार लहराती, फ्लाईओवर बने नहीं बने, मेट्रो का कार्य हुआ नहीं हुआ। तो सवाल ये नहीं कि आप किसी को बाधित करोगे काम करने से, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता में नाराजगी होगी और 2024 में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जनता का नुकसान है। ठीक है, ठीक है। शबनम जी, मुन्ना जी ये कह रहे हैं कि पूरे एजेंडा के तहत बीजेपी ये सब करवा रही है और गृह मंत्रालय में बैठकर बाकायदा स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है कि एलजी को अगले दिन क्या करना है, दिल्ली में किस तरह के बयान दे रहे हैं, किन पॉलिसीज को रोकना है, क्या आरोप लगाने हैं। तो इनके पास प्रूफ है या ये भी केजरीवाल की तरह वो नकली में शीला दीक्षित के खिलाफ प्रूफ है और साथ में अलायंस कर लेते? अलायंस वाले आप लोगों, कांग्रेस और आप दोनों ने अलायंस कर रखा है। मैं पूछ रही हूँ भाई, मेरे को होम मिनिस्टर और एलजी जो इतनी गंभीर वार्ता को है ना, अपनी जो स्क्रिप्ट रचते हैं, प्रूफ दो, अभी लाओ। दोगे प्रूफ आप, या सिर्फ यहाँ पर बोलना ही आता है आपको केजरीवाल की तरह कि मैं उसके खिलाफ भी कागज लेके? नहीं, आप प्रूफ दो ना। सुन तो ले, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगरौली विधानसभा में कहा कि 72,000 करोड़ का घोटाला, सारे प्रूफ हमारे पास, 75,000 का घोटाला। देश का गृह मंत्री ने बुकलेट छपाया, रिकॉर्डिंग बनवाई, वीडियो बनवाई, हेमंत बी शर्मा उसको क्या, उसे उत्तर का प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। तो आप किस प्रूफ की बात कर रहे हो जब देश के प्रधानमंत्री के पास प्रूफ पर कोई कार्रवाई नहीं है? खिलाफ, सबके खिलाफ काम चलता है। जो कर रहे हैं ना, जो कांग्रेसी नेता बड़े बड़े, जो असली स्क्रिप्ट रचने वाले थे, गांधी परिवार, जो असली स्क्रिप्ट रचते थे ना, गांधी परिवार, उनके खिलाफ चल रहा है सब कुछ। जमानत पर बाहर हैं वो लोग। भाई, अगर आपके पास होम मिनिस्टर के खिलाफ कोई सबूत है, लेकर आइए। आप तो अपने सबूत करके बैठ जाते हो, झूठा फैलाते हो मोदी जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए। केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई नहीं है। केजरीवाल को ठीक है, बोलिए अनिल जी। मुन्ना खान जी, मेरे को एक बात मुन्ना खान जी को कहनी है। अभी ये केजरीवाल जी के बारे में बार बार कह रहे हैं कि बाकी को गिरफ्तार कर ले, उससे पहले सतेंद्र गिरफ्तार हुए, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था, कांग्रेस ने कहा था घोटाला किया है तो जेल में जाना पड़ेगा। आज ये गठबंधन की इतनी बड़ी मजबूरी है, उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। और यही बात ये पंजाब में नहीं कहेंगे, पंजाब में ये भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वही बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है।